हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। आज जो ये आपका क्लास है, जो भी आप वीडियो देखने वाले हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत मैंने इस पर प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है और हर दिन प्रयास करती हूँ आपके सामने में क्लास लाने का, लेकिन नेटवर्क इशू इतना होता है कि छत पर भी मैं जाती हूँ तो अपलोड होने में काफ़ी समय लेता है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत क्या करिए, अगर बीच बीच में एक एक दिन नहीं भी आए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, लगातार आप लोगों के साथ बने हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि उस चैनल पर इस टॉपिक को लेकर कमेंट ना करें, इस चैनल पर इस टॉपिक को लेकर कमेंट करें, उस चैनल पर उस टॉपिक को लेकर, थोड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट था। आज जो हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपका इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का 2 चैप्टर बचा हुआ है, मुझे याद है। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचा हुआ है, मुझे याद है। और 9th और 10th का हिस्ट्री, 9th 10th का पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड का कंप्लीट हो गया है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास समय है, तैयार किया हुआ नोट्स आपको मिल रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है, रिविज़न करना है और आपको वो याद हो जाएगा। ये जो टॉपिक है, जब 28 जनवरी 2020 को आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उस समय जब प्रश्न सेट किया गया था तो 2011 में पूछे गए प्रश्नों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। अगर 2011 के प्रश्नों पर ध्यान दिया जाता तो शायद उसी तरह से प्रश्न तैयार किया जाता कि जिनका हिस्ट्री और पॉलिटिकल जिन्होंने भरा हुआ है उस तरह से पूछा जाएगा। और खटखट की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है, इसको इग्नोर करिएगा। जिन्होंने 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल भरा है उनको वो पूछा जाएगा, जिन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भरा है उनके लिए अलग पूछा जाएगा। अगर 2011 के प्रश्नों पर ध्यान दिया जाता तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। लेकिन इस बार जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो सामाजिक अध्ययन के लिए जो कोड आया था 107, उसमें किसी तरह से आपका कोई पर्सनल सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा था, बस आपका प्रोस्पेक्टर था। उसमें भले ही था कि या तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी 2 में से एक अनिवार्य है, बाकी सामाजिक अध्ययन आपका जब मेधा सूची तैयार होता तो फिर उसके अनुसार आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता। तो थोड़ा सा अगर उसी समय गंभीरता से समझा जाता, चूँकि 2011 के बाद स्टेट अभी हुआ है 2019 में, और वो भी 19 में ना होकर के 20 में हुआ है। आप लोग शुरू से हैं और देख रहे हैं कितना तामझाम हुआ है इस स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर, और एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी तक सिलसिला जारी है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम भी एक्सटेंड होगा, ये एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ेगा, बट मुझे इस पर अभी किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगी। तो ये समझना है यहाँ पर कि अगर उस समय थोड़ा सा, लेकिन वही था कि 2011 में एग्ज़ाम हुआ था तो लोग उसके अनुसार तैयारी करना शुरू कर दिए। लेकिन अभी जो अब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी समय है 9 तारीख से 21 तारीख तक का दिया गया है, 10 दिन में आपका एग्ज़ाम होना है। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये दोनों होना है इस 10 दिन के अंतर में। और एक दिन सामाजिक अध्ययन वाले का, एक दिन जिनका लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, उनका एक दिन जिनका साइंस है। इस तरह से कर करके 10 दिनों का ये समय लिया गया है, ताकि अभ्यर्थियों की संख्या कम हो किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे। इस स्थिति को देखते हुए इस तरह का नियम बनाया गया है। एक कमेंट था कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो पटना में ही सबका सेंटर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई ज़िला नहीं है जो कि इतना गिरा हुआ है। भागलपुर में भी इतने सिस्टम मिलेंगे, क्योंकि एक दिन 2.5 लाख सिस्टम की व्यवस्था नहीं करनी है, या 2 लाख सिस्टम की व्यवस्था नहीं करनी है, अलग अलग भागों में एग्ज़ाम होगा। तो जिस तरह कहा गया है कि 9 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि 24-25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अगर 28 जनवरी 2020 का प्रश्न पत्र देखेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से उसी पर अध्ययन कर रही थी, तो उसमें आप देखेंगे मैंने प्रश्न पत्र मंगाया भी है, तो आप उसमें देखेंगे कि आपसे उसमें चारों सब्जेक्ट से पूछा गया है। आप लोगों की इस तरह भी लगातार कमेंट्स हैं, बिल्कुल धैर्य बनाए हुए लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है मैं जो बताऊँगी। और जो बता रही हूँ ये भी आप लोगों के प्रश्नों का जवाब ही है। कई इस तरह के कमेंट्स थे कि मैम आप मैट्रिक से ऊपर लेवल का बताइए, यानी कि इंटर ग्रेजुएशन इस लेवल का बताइए। अब ये संभव नहीं है। आपके पास जब समय था, यानी कि मैंने कभी भी बंद नहीं किया है, बीच में NCERT शुरू किया था और फिर से मैंने बिहार बोर्ड शुरू कर दिया,
कि मेरे भी दिमाग में था 10th तक कंप्लीट कर देते हैं सामाजिक अध्ययन, मैं रुकी नहीं हूँ। और ग्रेजुएशन लेवल तक ऐसा थोड़ी है कि उछल के जाना है, 2 पेज आप उल्टाइएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिटेल में किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है। और इस बात को लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए कि जो माध्यमिक शिक्षक का परीक्षा होगा वो 9th 10th तक ही पूछा जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो उसका जो परीक्षा होगा उसमें लेवल ऊपर जा सकता है, ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जा सकता है, क्योंकि जब वो उच्च माध्यमिक शिक्षक है, उन्होंने एमए किया हुआ है, उन्होंने एमएड किया हुआ है। मेरा एक भाई है दिल्ली में रहता है, उसका संस्कृत है सब्जेक्ट, 100 नंबर का उसने संस्कृत का दिया हुआ था। और उसने ये मुझे कल बताया कि 100 नंबर में मात्र एक प्रश्न 9th क्लास का था संस्कृत में, बाकी सारे ऊपर लेवल के थे। तो वो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का उसने फॉर्म भरा था, इसीलिए लेवल ऊपर करके पूछा गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 10th तक का लेवल काफ़ी है। और ये मेरा कहना नहीं है। अगर आप लोगों के पास 28 जनवरी 2020 का प्रश्न पत्र है तो प्लीज़ उसको आप लोग एक बार देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न उसमें 10th से ऊपर का नहीं पूछा गया है। 2-4 इस प्रकार के प्रश्न हैं इतिहास के, जैसे कि गौतम बुद्ध को लेकर या फिर जैन धर्म को लेकर, या फिर आपका जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, या फिर भीमबेटका गुफा, जो कि अगर आप लोग शुरू से मेरे चैनल पर हैं और जब मैं NCERT बता रही थी तो उसमें मैंने बताया है। तो कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको नीचे स्तर से भी पढ़ना पड़ेगा, यानी जो आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं वही चीज़ फिर आप इंटर में देखिएगा तो एक झलक वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह पाना मुश्किल है कि वो 6, 7, 8 के लेवल से दिया गया है 2-4 प्रश्न, या फिर इंटर और ग्रेजुएशन लेवल से प्रश्न दिया गया है जिस तरह की उसमें पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, या फिर भीमबेटका गुफा कहाँ है, इस तरह 28 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 9th और 10th के हिस्ट्री से हटके हैं। तो आप उसको नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। तो अब समझिए 4 प्रश्नों के लिए अगर आप अभी से इंटर या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने लगेंगे तो आपका इधर भी छूट जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी सलाह है। बाकी आप लोग खुद टैलेंटेड हैं, आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग आराम से पढ़िए, पढ़ा हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि 28 जनवरी को जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कितना और कैसा प्रश्न पूछा गया था। ये तो प्रश्न था कि सिलेबस से आउट प्रश्न आया है, और कई ऐसे कमेंट भी थे जिन्होंने सामाजिक अध्ययन पढ़ा तो उनको चारों पढ़ना चाहिए था। ये बात थोड़ा सा सत्य है, लेकिन जब आपने सिलेबस क्लियर नहीं किया तो लोगों ने 2001 के अनुसार उस बिंदु पर, उस सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने का ये महत्वपूर्ण कारण नहीं था। महत्वपूर्ण कारण ये था कि धांधली हर जगह हुई थी, और धांधली के कारण ही 4 सेंटरों पर एग्ज़ाम रद्द हुआ था। बाकी स्थिति ऐसी हो गई कि पूरी तरह से एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। और धांधली में जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर फटा हुआ, जैसे कि समय निकलने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिला, जैसे कि समय पूरने के पहले आपसे लिया जाने लगा, जैसे कि क्लासरूम में बैठकर बताया जा रहा है इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा, जैसे कि कुछ जानकार एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं और जो बिल्कुल ऐसे हैं कुछ नहीं आ रहा है, और उनके कारण जो जानकार हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको भी याद किया हुआ वो भी भूल रहे हैं। ये सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत धैर्यवान लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे कमेंट करके मेरे हौसला को बुलंद करते हैं। मैं नकारात्मक कमेंट्स पर नहीं जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स इस चैनल पे हैं जिन्हें पूरी तरह से लिखना नहीं आता है, और आप लोग खुद उसे जवाब देते हैं। पहले लिखना सीख लो, फिर कमेंट्स करना, और वो समझिए कि वो माध्यमिक शिक्षक बनने चला है, तो आप समझ सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, यहीं पर एक लाइन शूट करता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो इस बात को यहाँ पर जाने दीजिए। अब हम बात करते हैं जो 28 जनवरी 2020 को परीक्षा हुआ है और जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार थोड़ा सा अब आप लोग इस समय में फोकस कर लीजिए। तो जो पूछा गया है इसमें चारों सब्जेक्ट से आपका पूछा गया है। ये है आपका 28 जनवरी 2020 को जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इस चारों ही सब्जेक्ट से प्रश्न आपका पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है यह है हिस्ट्री में आपका 35 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 9th 10th के नहीं हैं। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या वो
किस क्लास के हैं, क्या इंटर और ग्रेजुएशन के हैं या फिर आपके नीचे क्लास के हैं। 3-4 ऐसे प्रश्न हैं। पॉलिटिकल साइंस से इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस से, और 25 क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस से, और ये पूरी तरह से 9th और 10th का ही प्रश्न है। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से आपका 20 प्रश्न पूछा गया है, और 9th और 10th का भी मैं बता रही हूँ किस तरह से पूछा गया है और किस चैप्टर से किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और ज्योग्राफी से भी 20 प्रश्न आपका पूछा गया है। टोटल कितना हो गया आप देख लीजिए, ये हो गया 10 और 50, 60, 20, 80, 20, 100 प्रश्न। 100 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के और 50 प्रश्न आपका हो गया अनिवार्य प्रश्न पत्र। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ देखेंगे आप सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री के प्रश्नों पर किया गया है। कारण क्या है, क्योंकि हिस्ट्री का जो अध्याय है, जो पेज है एक अध्याय में मैक्सिमम है, अधिक है, तो उससे महत्वपूर्ण चीज़ों को निकाल कर मैक्सिमम प्रश्न आपका हिस्ट्री से तैयार हुआ है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रश्न जो है प्रश्नावली से पूछा गया है या फिर चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद आपका है ये पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक अध्ययन में 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं जो कि जिसको कि एक मुख्य नज़रिए से देखा जाता है। बाकी ये सब भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में, इन दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी ऑप्शन होता है आगे चल के आपका, इसीलिए इससे अधिक प्रश्न है। उसके बाद 25 प्रश्न आपका पॉलिटिकल साइंस से है, 20 प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से है, 20 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से है। अब चूँकि हमारे चैनल पर अभी फ़िलहाल जो पिछड़ा सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड का, यानी थोड़ा सा मैंने कम जिस पे ध्यान दिया है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। क्योंकि ज्योग्राफी भी मैंने NCERT का बहुत हद तक आप लोगों को आगे बढ़ाया है, और ज्योग्राफी में जो प्रश्न किया गया है इस बार 28 जनवरी 2020 को, वो भी यही किया गया है, कितने ग्रहों के चारों तरफ बलिए छल्ले हैं। अब आप समझिएगा, आपने इसको NCERT में पढ़ा है। प्रश्न ये किया गया है, प्रश्न ये है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। आप समझ सकते हैं नेपाल में है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट आपके क्लास 9 के पहले एक्सरसाइज का ये प्रश्न है। अब आपका प्रश्न है कि सूर्य से निकटतम ग्रह, जो कि आपने NCERT में पढ़ा है। तो आप लोग सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर करिए कि NCERT और बिहार बोर्ड, ये सब के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। NCERT एक जिसको कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, जिसको कि मैं डिटेल में बता रही हूँ। और एक बार स्टेट का एग्जाम दे दीजिए, मैंने कहा है 12 तक कंप्लीट कराना है तो वो कराना है, बने रहिएगा आप लोग। और आप देखिए कि सूर्य से निकटतम दूरी, ये तब तो आपने NCERT में पढ़ा था। और प्रश्न था माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये तो चूँकि आपने बिहार बोर्ड में पढ़ा है। प्रश्न ये भी है कि पृथ्वी गोलाकार है, ये किसने कहा है, तो ये आपका NCERT में भी मिल जाएगा, बिहार बोर्ड में भी मिल जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपके ज्योग्राफी में इस बार पूछे गए हैं 28 जनवरी को। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न किया गया है, और अभी जो मैंने क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का बुक शुरू किया है, इकाई 5 है क्लास 9 का बिहार बोर्ड का, कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता, उससे जो प्रश्न पूछा गया। और ये अध्याय अभी मैंने आपको नहीं करवाया है, इसका नोट्स तैयार है आप लोगों के लिए, वीडियो तैयार है, बस अपलोड नहीं हो पा रहा है, ये परेशानी है। इस परेशानी को समझिएगा। आपको मैं आज प्रयास करूंगी शाम तक में, रात तक में, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं रात भर नेटवर्क ऑन करके छोड़ती हूँ कि रात भर में भी किसी तरह अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुँच जाएगा। और ये इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 जो कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कुछ भी है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा। क्योंकि क्वेश्चन सेट जो हुआ था 28 जनवरी के एग्जाम के लिए चारों सब्जेक्ट से, इस बार भी वही होने वाला है। क्योंकि जब 28 जनवरी को 2011 के प्रश्नों को नहीं देखा गया था, तो ऐसा मेरा मानना है कि इस बार भी वही होना है। आपसे चारों प्रश्नों से, चारों सब्जेक्ट से प्रश्न किए जाएंगे। तो इकाई 5 से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको नोट्स आएगा, मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें कि अनाज की उपलब्धता के जो 2 मुख्य घटक हैं, एक है आप बफर स्टॉक, दूसरा है सामान्य वितरण प्रणाली। इस दोनों अनाज की उपलब्धता के जो मुख्य घटक हैं, तो इसमें से एक प्रश्न निकाला गया है। मैंने इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ये मैंने अभी कहा कि ये थोड़ा पिछड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसी के प्रश्न पर फोकस किया आपको बताने के लिए। तो मैंने ये पाया कि आपके 9th 10th से ये प्रश्न पूछा गया है। और मैक्सिमम प्रश्न, चूँकि 9th का ये अध्याय है इकाई 5, और एक एक्सरसाइज से कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, उसमें महत्वपूर्ण है। और
कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों से मिलते जुलते हैं, यानी कि चारों सब्जेक्ट से कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप जनगणना की बात करेंगे, मेरे पास जो बुक है जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें 2001 तक का अपडेट है, जबकि बुक जो है 2011 के अपडेट का आ गया है। तो आप लोगों को 2011 के अपडेट को लेकर साथ में चलना है, जिनके पास 2011 के अपडेट का बुक है। ये जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, जब जनगणना वाली बात आप पढ़ेंगे, जनगणना या साक्षरता दर या फिर अकाल किस समय कहाँ पड़ा था, या फिर कौन सा राज्य अधिक आर्थिक स्थिति में अधिक कमजोर है, तो ये दोनों सब्जेक्ट में ये सारे प्रश्न मिलते जुलते आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। तो जब इस दोनों को देखेंगे तो इसमें भी आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे बिल्कुल मिलता जुलता। जैसे कि ये इंडिका किसने लिखी थी, तो ये ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेगा और हिस्ट्री में भी आपको ये प्रश्न पढ़ने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे, चूँकि ये सामाजिक अध्ययन है तो कुछ प्रश्न आपको मिलता जुलता मिलेगा। अब जो मैं आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है, अपलोड बस होना बाकी है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो क्लास 9 का इकाई 5 है आपका, कृषि खाद्यान्न सुरक्षा गुणवत्ता, उसमें एक प्रश्न मैंने लिखा है जो गरीबी के दुष्चक्र को लेकर जो कमेंट किया है, तो किसने किया है, मैंने ये प्रश्न लिखा है, गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में किसने किया है। इस तरह मैंने प्रश्न आपको बना कर दिया है और आप उसको जरूर देखिएगा। मैं प्रयासरत हूँ। मैंने सोचा था कि 9 तक करके स्टॉप करके कुछ रिवीजन करवा दूंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ 10th भी मैं शुरू कर दूँ, चाहे 2 ही एक्सरसाइज क्यों ना करा दूँ, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग एक्सरसाइज और बाद वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्रश्न निकालने के समय, जिस तरह मैं देख पा रही हूँ। और ये जो आपको आइडिया मिल रहा है, इससे आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हैं। ये गरीबी के दृश्य की जो व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में किया था, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे आपके नर्क से, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नर्क से ने किया था। और ये प्रश्न पूछा गया है 28 जनवरी को कि गरीबी के का दुष्चक्र किससे संबंधित है। नीचे में बहुत नाम दिया हुआ है, अरस्तु दिया हुआ है, नर्क से दिया हुआ है, तो आंसर उसका दूसरे नंबर पर जो नर्क से है ये आंसर होगा। तो आप देखिए कि आपकी क्लास से ही पूछा गया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आपका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली से प्रश्नों को नहीं उठाया गया है। जिस तरह मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के आपको दे रही हूँ, प्रश्न को वहाँ से पूछा गया है। आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार प्रश्न पत्रिका निकाल कर जरूर देखिएगा। मैंने उसको बिल्कुल गंभीरता से देखा है और ये स्थिति है आपके प्रश्न पूछने के तरीके में। तो बात कर रहे थे सामाजिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक, जो कि अनाज की उपलब्धता के 2 घटक हैं। तो बफर स्टॉक क्या हुआ, किसान ने खेत में अनाज रोपना शुरू किया, उसी समय भारतीय खाद्य निगम ने किसान से पहले ही उस अनाज का दर भाव कर लिया। आपको इसी दर में अनाज बेचना है, चाहे अब 2 महीने बाद अनाज का दर कितना भी क्यों ना हो जाए, आपको इसी दर में देना है। तो गरीब किसान नहीं, बल्कि वैसे किसान जो जमींदार हैं, बहुत ज़्यादा अनाज उपजाते हैं, तो उनसे इस तरह से बात की जाती है और उनसे अनाज खरीदकर जो स्टॉक में रखा जाता है उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। और सामान्य वितरण प्रणाली जो है, सामान्य वितरण प्रणाली हुआ कि फिर उस अनाज को आसपास के राशन के दुकान में, ये भी इसमें पॉइंट है कि पूरे भारत देश में कितना राशन का दुकान है, तो लगभग 4.6 लाख है। तो इसको भी आप लोग को मत, ये सब क्वेश्चन मैंने बना दिया है, बस आपके पास वीडियो आज से कल तक में मिल जाएगा आपको। तो ये सब जो है ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो वही सामान्य वितरण प्रणाली हो गया, गरीबों को जो कम दरों में अनाज, जिसको कि आप राशन कह सकते हैं, इस तरह से जो बांटा जाता है, ये सामान्य वितरण प्रणाली है। और आपको ये प्रश्न पूछा गया था सामान्य वितरण प्रणाली से कि सामान्य वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, गरीबों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, जमाखोरी या कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों के द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को रोकना, उपर्युक्त में से सभी, इस तरह से प्रश्न था। तो यहाँ पे आपको समझबूझ के उत्तर देना था। और आप अब बताइए सामान्य वितरण प्रणाली क्या हुआ, कालाबाजारी जमाखोरी को रोकना, या फिर गरीबों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को रोकना। तो मुझे लगता है उपर्युक्त में से सभी नहीं, बल्कि गरीबों के लिए खाद्य सामग्री उपस्थित कराना, उपलब्ध कराना, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से 20 प्रश्न निकले हैं, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न निकले हैं, हिस्ट्री से 35, पॉलिटिकल साइंस से 25। इस पर और भी डिटेल आपको समझाने का मन करता है और भी बताने का मन करता है। कुछ पुस्तक के भी नाम पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, NCERT भी आप चाहें तो देख सकते हैं।
ज्योग्राफी पर लगे हुए हैं और इकोनॉमिक्स को मैंने अभी समझाया कि मैक्सिमम प्रश्न आपके बुक से हैं। अब एक प्रश्न और पूछा गया 28 तारीख को, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपने ये पढ़ा है कि कृषि का है। भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान कृषि का है। जितना भी साल में भारत को जो राष्ट्रीय आय होता है इनकम टैक्स के द्वारा या किसी भी अन्य टैक्स के द्वारा जो होता है, सबसे अधिक जो योगदान दिया जाता है वो कृषि देता है। और मैंने ये भी आपको बताया है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में जैसे व्यापार वगैरह करना, तृतीय क्षेत्र में जैसे कि कंपनी का निर्माण करना या बड़े बड़े चीज़ का निर्माण करना। तो इस तरह मैंने डिटेल में नोट्स में बताया है। तो यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछा गया है सीधे शब्दों में कि भारतीय राष्ट्रीय आय में, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, नीचे में ऑप्शन दे दे कृषि का, तो लोग तो कृषि का टिक कर देगा, लेकिन उसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र करके पूछा है। तो जितना मैंने प्रश्न कराया है सब महत्वपूर्ण है। आज मुझे भी एहसास हुआ जब मैंने सारे क्वेश्चन को उल्टा के देखा, तो प्रश्नावली से इकोनॉमिक्स का मैंने जितना मिलाया है प्रश्नावली से आपके नहीं पूछे गए हैं। हाँ, एक प्रश्न हरित क्रांति को लेके दिया गया है और ये भी आपका इकाई 5 से ही है, जो मैंने अभी आपको बताया कृषि खाद्यान्न सुरक्षा गुणवत्ता से, उसी से पूछा गया है। हरित क्रांति का जो है क्या उद्देश्य है, ये हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित है? प्रथम हरित क्रांति तो जो बंगाल में अकाल पड़ा था 60 के दशक में, तो उसके बाद जो 70 के दशक में हरित क्रांति लाई गई, जिसमें कि ये जो भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है कृषि पर आधारित है, यानी मैक्सिमम योगदान कृषि का है। उसके लिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे बीज की व्यवस्था होनी चाहिए, हर तरह के जो रासायनिक पदार्थ जो छिड़काव होता है, खाद होता है, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी अनाज का उपज अच्छा होगा। तो हरित क्रांति ने किस किस चीज़ में हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो इसमें दिया हुआ था आपके ऑप्शन में नई तकनीक पर, यानी जो पटाने उठाने का मशीन, या फिर बीज पर, तो इस तरह से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि हरित क्रांति 70 के दशक में इसको लाया गया था। तो इसको, और मैंने पिछले क्लास में आपको छिपी बेरोजगारी भी बताया था कि छिपी बेरोजगारी क्या होती है, कि एक खेत में अगर 5 लोगों की ज़रूरत है तो 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो छिपी बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी से भी प्रश्न पूछा गया था। और अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स में जितना प्रश्न मिलाया है कोई भी आपके प्रश्नावली से नहीं है, बल्कि जिस तरह मैं ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ उससे है। तो अब आप इस वीडियो का ये मकसद था कि आप समझिए आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और डिटेल में जिस तरह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ, मेरे भरोसे तो आप लोग हैं ही। मैं तो आप लोगों को, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का एक नियम होता है, 24 घंटे में मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, कर सकती हूँ, यूट्यूब का ऐसा पॉलिसी होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं 2 कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन छोटा हो, लेकिन मेरा वीडियो का ड्यूरेशन अधिक होता है, इसलिए मैं एक ही कर सकती हूँ। और उसके बाद ये नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से ही शुरू हुआ, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं तो हूँ ही आप लोगों को प्रोवाइड, हर चीज़ करवा ही रही हूँ, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में भी जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है, बस उसको सिर्फ सुनिए। मैं जो बोल रही हूँ अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बाकी जो मैंने नहीं करवाया है उसको खुद से आप देखिए। पहले मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ प्रश्नावली का भी देख लीजिए अगर कम समय है तो, लेकिन मैंने जिस तरह अभी 28 जनवरी के प्रश्नों को देखा, तो मैं देख रही हूँ थ्योरी से उठाकर प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन प्रश्नावली को भी देखना सही है, क्योंकि हरित क्रांति वाला जो प्रश्न है ये फिल इन द ब्लैंक से उठाया गया है। प्रश्न का तरीका दूसरा है, लेकिन इस तरह से प्रश्न को पूछा गया है। तो क्लास चूँकि बड़ा हो रहा है ये वाला वीडियो, नहीं तो मैं और भी डिटेल में आपको समझाती कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से पूछा गया है, या फिर हिस्ट्री में, या फिर ज्योग्राफी में। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस किया, उसी पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पीछे हैं आप लोग। तो इस वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि आप लोग समझें किस प्रकार के आपके प्रश्न का प्रकार हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको हेल्प मिलेगा और मिला होगा इस वीडियो से। इसको देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो चेक करना है कर लीजिएगा। उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी पीकर आराम से चारों सब्जेक्ट लेकर लाइन लगा दीजिए और रूटीन बना लीजिए। आज मैं 2 घंटा ये पढ़ूंगा, उसके बाद 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 8 घंटा आपका हो जाता है। तो आप 1-1 घंटा कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चारों सब्जेक्ट पर फोकस करिए। जहाँ परेशानी हो मेरे वीडियो को खोल के देख लीजिए, बाकी
रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। तो इस वीडियो में यही बताना था मुझे। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाला है, जिससे कि कई प्रश्न आपके 28 जनवरी को पूछा गया है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।